हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मराठी सब्जेक्ट के एक पोएम को पढ़ेंगे जिस पोएम का नाम है दोन दिवस। इस पोएम के कवि है नारायण सुर्वे। दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं, वो पहले हम समझेंगे। वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले मतलब इंतजार करने में चले गए। हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। हिशोब करतो आहे मतलब मैं हिसाब कर रहा हूं, मैं गिन रहा हूं, मैं काउंट कर रहा हूं। और किती राहिले डोईवर उन्हाळे मतलब डोई मतलब यहां पर सिर होता है। मेरे सिर पर कितने उन्हाळे मतलब गर्मी है, ऐसा मैं काउंट कर रहा हूं। अब हम लोग इसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कवि नारायण सुर्वे, इनके जीवन की यात्रा बहुत ही तकलीफ देह रही, बहुत ही परेशानियों से घिरी हुई रही। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनको अपने जीवन में। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा ही मेरे जीवन में मुश्किलें आती रही, बहुत ही कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा। आमतौर पर कहते हैं कि हमारी जिंदगी के 4 दिन होते हैं, जिंदगी के 4 दिन। तो इसी 4 दिनों में से जो कहावत के तौर पर कहे जाते हैं, उनमें से 2 दिन मतलब आधी जिंदगी और बचे हुए 2 दिन बची हुई आधी जिंदगी। तो पहले वाले 2 दिन जो है वो बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी इंतजार करने में चली गई, काफी दुख में बीती। तो कवि को कहना यही है कि उनको जीवन में हर चीज का, हर उस बात का इंतजार करना पड़ा जिसमें खुशियां भरी हुई है, जिसमें सुख है। ऐसे सुख या खुशी से भरे हुए पलों का इंतजार करने में उनकी आधी जिंदगी चली गई। और जो बची हुई जिंदगी है, इसमें और कितने तकलीफें मुझे सहन करनी है और कितने मुश्किलों का सामना मुझे करना है, इस बात का मैं हिसाब कर रहा हूं। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। यहां कुछ कठिन शब्द है। शेकडो वेळा मतलब सैकड़ों बार, 100 टाइम्स। रात्र धुंद झाली, रात बड़ी ही मदहोश हो गई, बड़ी खुशी से भरी हुई। और बाकी जिंदगी बर्बाद झाली, यह तो हिंदी शब्द है, आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या ढूंढने में? भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच मतलब रोटी का चांद ढूंढने में जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी जीते हुए लेखक को बहुत सारी चीजों की इच्छाएं थी कि वो हमारे पास हो, मेरे जीवन में हो, लेकिन वास्तविक जीवन में उनको इतने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या इतना संघर्ष करना पड़ रहा था कि कभी उनको ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाई। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि बाहर की दुनिया तो बहुत सुंदर थी, आकाश में सुंदर चांद दिखाई देता था, सुंदर रातें हुआ करती थी, लेकिन भूख से हमारे जो पेट में आग लगी हुई थी, इस वजह से जो चांद हम आकाश में देख रहे थे वो भी हमें रोटी जैसा, भाकरी मतलब रोटी जैसा महसूस हो रहा था। इतनी भूख से उनकी हालत खराब थी। तो इस चांद के सुंदरता का आस्वाद लेते हुए ही हमने अपना पेट भरा। उनको पेट के लिए खाना जो 2 वक्त मिलना चाहिए था, भरपूर खाना मिलना चाहिए था, वो कभी उनको नसीब नहीं हुआ। तो इसी रोटी की तलाश में, इसी रोटी को कमाने के लिए, इसी रोटी को पाने के लिए उनको बहुत कष्ट करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, और इसी मेहनत करने में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई एक तरह से, ऐसा उनको कहना है। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले,
कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये मेरे हाथ, ये मेरा सब कुछ है, सर्वस्व मेरा सब कुछ। दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले। गहाण मतलब गिरवी रहना। हम किसी के पास सोना या कोई प्रॉपर्टी के कागजात रखते हैं गिरवी, तो उसको बोलते हैं गहाण, ठेवणे मराठी में। तो दारिद्र्य मतलब गरीबी। तो यहां वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथ जो मेरे सब कुछ है, ये मेरे हाथ हमेशा ही गरीबी के पास, दरिद्रता के पास गिरवी रहे। मतलब हमेशा ही उस दरिद्रता को या गरीबी को मिटाने के लिए मेरे हाथ लड़ते रहे, कष्ट करते रहे, मेहनत करते रहे। कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। मतलब मेरे हाथों ने कभी गर्दन ऊंची कर कर बहुत कुछ पाना चाहा। माना उंचावलेले, गर्दन ऊंची की हुई। तो गर्दन ऊंची की हुई अवस्था में मेरे हाथों ने कभी बहुत कुछ पाना चाहा, बहुत कुछ चाहा कि वो उन्हें मिले, लेकिन वो उन्हें कभी मिल न सका। कधी कलम झालेले पाहिले। मतलब ज्यादा इच्छा होने के बाद या कोई पा सकने की इच्छा की वजह से किसी चीज को हासिल करने के लिए जो बहुत कोशिश की, तो कभी कभी मेरे हाथों को कटना भी पड़ा। अब यहां मेरे हाथों को कटना पड़ा मतलब सचमुच का कटना नहीं, उनको रुकना पड़ा। बहुत सारे दिक्कतें आ गई, तो कभी कभी उनको कोई सफलता मिलते मिलते भी अचानक से वो उनसे दूर चली गई, ऐसा उनको कहना है। हर घडी अश्रू वाळवले नाहीत, पण असंही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। हर घड़ी अश्रू वाळवले नाहीत। वाळवले नाहीत मतलब सुखाया नहीं। तो यहां हर घड़ी तो शब्द आपको समझ में आ जाता है। तो हर बार मैं रोते हुए नहीं बैठा, रो रो कर मेरे आंसू को मैंने सुखाया नहीं। पण असे ही क्षण आले, लेकिन ऐसे भी कुछ पल आए जब मुझे रोना पड़ा। तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। उस समय आंसू ही मेरे दोस्त बनकर, मेरे मित्र बनकर मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े। मतलब जीवन संघर्ष की यात्रा से गुजरते हुए मुझे कई बार रोना पड़ा, मेरे दिल को पत्थर दिल बनाना पड़ा, आंसुओं को आंखों से बहने नहीं दिया। लेकिन कभी कभी ऐसे किस्से या ऐसे हालात हुए कि मुझे मेरे दुख, मेरी वेदनाएं, मेरी तकलीफें, मेरी मुश्किलें इतनी ज्यादा महसूस हुई कि वो दुख या दर्द आंसुओं के माध्यम से आंखों से बहने लगे। और इसलिए वो बोल रहे कि ये आंसू ही मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े। दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। यहां एक वर्ड है जगमय झालो, मतलब पूरी दुनिया में मैं समा गया या पूरी दुनिया को मैं समझ गया। दुख पेलावे कसे, मतलब यहां पर झेलना कैसे है दुख को, ये यहां पर इसका मीनिंग है। अब इन पंक्तियों का ठीक से पूरा मतलब हम समझ के लेंगे। दुनियेचा विचार हर घड़ी केला, मतलब मेरी दुनिया के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा, हमेशा सोचा, और हम सोचते भी हैं कि दुनिया क्या कहेगी मैं ऐसा करूंगा तो, दुनिया क्या कहेगी मैं वैसा करूंगा तो बहुत ही परेशानियों से जूझते हुए, संघर्षरत जीवन जीते हुए मैंने मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के दुख को मैंने देखा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि दुनियाचा विचार हर घड़ी केला, मैं हर बार दुनिया के बारे में सोचा। अगा जगमय झालो, मतलब दुनिया में कोने कोने में दुख भरा पड़ा है, कई सारे लोग मेरे जैसे ही दुख को सहन कर रहे हैं, ये भी मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, लोगों के बारे में सोचा, और अब मैं इस दुख को
कैसे सहन करना चाहिए, कैसे झेलना चाहिए, ये मैं सीख गया हूं। फिर कैसे इस दुख से उभर कर जीना चाहिए, इसी दुनिया की पाठशाला में मैं सीख चुका हूं। यात शायद शिकलो, ये दुनिया मेरे लिए पाठशाला से कम नहीं, इसलिए मैंने इस दुनिया से ही ये सारी चीजें सीखी है। झोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। यहाँ झोत भट्टी ये जो वर्ड है, इसका मतलब है कि लोहा पिघलाने के लिए या उसको मनचाहा आकार देने के लिए जो गर्म भट्टी होती है उसका मतलब है झोत भट्टी। मराठी में उसे झोत भट्टी कहते हैं। तो जैसे हम लोग बेकरी में बेकिंग करने के लिए पाव, बटर या खारी, इसको बेकिंग करने के लिए भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही ये लोहा पिघलाने के लिए, उसको मनचाहा आकार देने के लिए भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और हमें ये भी पता है कि सोना जो होता है, सोना, गोल्ड, इस सोने को चमकाने के लिए भी हमें गर्म करना पड़ता है भट्टी में डालकर। जितना ज्यादा गर्म करोगे, जितना ज्यादा उसको गर्मी में रखोगे, उतना ज्यादा उसके ऊपर की चमक उभर कर आ जाती है। तो कवि को यहाँ पर यही कहना है कि मेरी जिंदगी में भी जो तकलीफें थी, जो मुश्किलें थी, वो झोत भट्टी से कम नहीं थी। बहुत ही ज्यादा दरिद्रता, अपरंपार कष्ट और जीने के लिए किया हुआ अविरत संघर्ष, ये उसके जीवन को काफी गर्म कर कर निकल गए, उनके जीवन को तपतपा कर रख दिया। और जिस तरीके से लोहा गर्म होकर निकलता है भट्टी से, वैसे इस दुनिया के इस बहुत ही दाहक अनुभवों से मेरा जीवन भी अब जिंदगी को जीने के लिए सिद्ध हो गया है, समर्थ हो गया है। तो इस तरह से मेरे जीवन में 2 दिन जिंदगी में सुकून के आएंगे, खुशी के आएंगे, सुख के आएंगे, इसका इंतजार करते हुए चले गए। और 2 दिन काफी दुख में, संघर्ष में, कठिनाइयों में मेहनत कर